Welcome back to the history classes. Today's topic is hunger, hardship and popular revolt. भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह. Dear students, we are reading chapter 1 of the history of 10th class textbook, NCERT textbook, and today we will discuss in detail about the great economic hardship undergone by the people in the Europe in the early 18th century. The 1830s were years of great economic hardship in Europe. यूरोप में 1830s में लोगों को बहुत भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. एंड व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. पूरे यूरोप में 19वीं शताब्दी के पहले मध्यम भाग में जनसंख्या में बड़ा भारी इजाफा हुआ. एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर वॉज डिक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज देयर वर ह्यूज नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, जिसकी वजह से रोजगार की जो अवसर थे वो बहुत कम हो गए, क्योंकि नौकरी ढूंढने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी. उसका एक जो रिजल्ट हुआ, एक जो कॉन्सिक्वेंस था मेन, वो ये था कि पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज इन यूरोप इट स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द सिटीज़ एंड इन सिटीज़ देयर वर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड स्लम्स. जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो अतिरिक्त जनसंख्या थी उसने शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, और शहरों में पहले ही गरीब बस्तियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बसे हुए थे और वो ओवर क्राउडेड थी. स्लम्स झुग्गी झोपड़ी और गरीब बस्तियों को कहते हैं बेटा. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स दे फेस्ड अ वेरी टफ कंपटीशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज़ इन द यूरोप. यूरोप में ख़ास तौर से इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ, और जो गुड्स थी, जो चीज़ें थी, दे वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज, इन द मशीन्स. Those goods were cheaper in price as compared to the goods made by the small producers, because they were mainly made in the homes using the manual labor. अब मैनुअल लेबर जो चीज़ें बनती हैं दे आर कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव, और जो मशीन में चीज़ें बनती हैं दे आर कंपेरेटिवली चीप. सो स्मॉल प्रोड्यूसर्स दे फेस्ड अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन. And there were some parts of the Europe in which aristocracy was still there. जो राजशाही थी, जो नॉबिलिटी थी, वो अभी भी यूरोप के कई हिस्सों में जो थी वो सत्ता में थी, पावर में थी, जिसकी वजह से जो वहाँ पीजेंट्स थे, जो किसान थे, जो काश्तकार थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था. जो एरिस्टोक्रेसी हैड लार्ज लैंड्स अंडर इट्स कंट्रोल, तो स्टिल द प्रैक्टिस ऑफ फ्यूडलिज्म, जो सामंतवाद था, वो वहाँ पर अभी भी फैला हुआ था. एंड द पीजेंट्स दे हैड टू पे द फ्यूडल ड्यूज एंड द ऑब्लिगेशंस. तो उनको सामंती जो कर होते थे वो देने पड़ते थे, और उनकी ऑब्लिगेशंस, जैसे पढ़ाया था कि जो सर्फडोम था, उनको उनके घरों में जाके काम भी करना पड़ता था फ्री ऑफ कॉस्ट. तो पीजेंट्स वर स्ट्रगलिंग इन दीज एरियाज. अगेन, इफ़ देर इज़ अ बैड हार्वेस्ट, अगर फसल जो थी खराब हो जाती थी किसी भी कारण से, तो देयर वॉज फूड शॉर्टेज एंड द कॉन्सिक्वेंट राइज इन द फूड प्राइसेस, जिसकी वजह से भोजन के उत्पादन में कमी आती थी और भोजन की कीमतों में वृद्धि हो जाती थी. अगेन, बिकॉज ऑफ दिस देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द टाउन्स एज वेल एज कंट्री. पॉपुलिज्म होता है बेटा पॉवर्टी. तो इसी वजह से कस्बों में, गाँव में और पूरे देश में जो पॉपुलिज्म था, जो पॉवर्टी थी, वो फैल जाती थी. नाउ वी विल स्टडी रिवोल्ट बाय द पॉपुलेशन ऑफ द पेरिस इन द ईयर 1848. व्हाट हैपेंड इन 1848? देयर वाज फूड शॉर्टेज एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ विच द पॉपुलेशन ऑफ द पेरिस वाज फोर्स्ड टू कम आउट ऑन द रोड्स. एक तो भोजन में के उत्पादन में कमी थी, जनसंख्या में भारी वृद्धि हो गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से यूरोप की जनसंख्या जो है वो
सड़कों पर आ गई रिवोल्ट करने के लिए। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। और जो जगह जगह रोड्स पर जो बैरिकेड्स हैं, जो वो अवरोध हैं, वो खड़े कर दिए गए। और जो लुई फिलिप, जो उस टाइम मोनार्क था, जो उस टाइम निरंकुश शासक था उसमें, फ्रांस में, हम पेरिस की बात कर रहे हैं, उसको ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली, उसको डर के मारे वो भाग गया, उसको पेरिस छोड़ना पड़ा। एट दैट टाइम नेशनल असेंबली वॉज ऑल्सो इन पावर। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। नेशनल असेंबली ने फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। एंड इट ग्रांटेड सफ्रेज टू ऑल द अडल्ट मेल्स अबव 21। और जितने भी 21 वर्ष से ऊपर जो वयस्क थे, सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है प्रदान कर दिया गया। एंड इट ऑल्सो गारंटीड द राइट टू वर्क। और जो है काम करने का अधिकार की भी गारंटी दी गई। नेशनल वर्कशॉप्स वर सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। और जगह जगह राष्ट्रीय कार्यशालाएं रोजगार देने के लिए लोगों को स्थापित की गई। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल स्टडी अबाउट द रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट द वीवर्स इन द सिलेसिया। सिलेसिया एक गांव था, उसमें जो कॉटन वीविंग था वो मेन ऑक्यूपेशंस था। वहाँ बुनकर रहते थे जो कपड़े की बुनाई करते थे। तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, दे सप्लाइड देम द रॉ मटेरियल। और उनको ऑर्डर्स देते थे कि यू हैव टू मेड द फिनिश्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, आपको कपड़ा बनाना है। बट व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर्स डिड, दे ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड देयर पेमेंट्स। जो ठेकेदार थे, उन्होंने उनकी जो सैलरी थी, जो दिहाड़ी थी, जो पेमेंट थी, उसको बहुत कम कर दिया गया। एक जर्नलिस्ट थे उस समय, विल्हेम वॉल्फ। विल्हेम वॉल्फ ने सारी की सारी कंडीशन को सिलेसियन विलेज में, ही हैज डिस्क्राइब्ड इन हिज ओन वर्ड्स। इन दीज विलेजेस देर वर 18,000 इनहेबिटेंट्स। कुल मिला के 18,000 लोग थे। कॉटन वीविंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। एंड द वर्कर्स दे वर सफरिंग बिकॉज दे वर डेस्परेटली इन नीड फॉर जॉब्स। वो उनको नौकरी की, उनको रोजगार की सख्त ज़रूरत थी। और इसी सिचुएशन का एडवांटेज जो था वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने उठाया। एंड ही रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। और उन्होंने कीमत, जो चीज़ें थी उनकी कीमतों में जो है बहुत ज़्यादा जो है उनको घटा दिया गया कीमतों को। तो व्हाट डिड द वीवर्स अल्टीमेटली डू, बुनकरों ने अल्टीमेटली क्या किया कि दे एमर्ज फ्रॉम द होम्स ऑन 4 जून एंड दे मार्च इन पेयर्स। अपने घरों से सबके सब बाहर आ गए, बहुत भारी भीड़ थी। और वो पेयर्स में जोड़े बनाकर जो है वो जाने लगे। एंड दे रीच द मैंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। और ठेकेदार की जो मैंशन थी, हवेली थी, वहाँ पहुँच गए। एंड डिमांडेड हायर वेजेस। और अपनी दिहाड़ी में, अपनी रोज़ की जो उनको जो पैसे मिलते थे, न्यूनतम मजदूरी मिलती थी, उसमें बढ़ोतरी की मांग की। बट दे वर ट्रीटेड विद द स्कॉन एंड द थ्रेट्स। कौन होता बेटा, हेट्रेड, घृणा। उनको घृणा से ट्रीट किया गया, व्यवहार किया गया, धमकियाँ भी दी गई। फॉलोइंग दिस दे वर प्रोवोक्ड। इससे उनको गुस्सा आ गया। एंड ए ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस। और उनमें से एक छोटा सा ग्रुप जो था वो कॉन्ट्रैक्टर के घर में ज़बरदस्ती घुस गया। एंड स्मैश द एलिगेंट विंडोज, फर्नीचर, पोर्सिलेन। और वहाँ पर सारा जो कीमती साजो सामान था सब तोड़ फोड़ दिया गया। एंड अनदर ग्रुप ब्रॉक इन द स्टोर हाउस। और दूसरा ग्रुप जो था भंडार गृह में चला गया और प्लंडर्ड इट ऑफ द सप्लाई ऑफ क्लॉथ विच दे टोर टू श्रेड्स। और वहाँ पर जितना भी कपड़ा जो था स्टोर किया गया था उसको फाड़ दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर हैड टू फ्ली अवे अगेन। जो ठेकेदार था उसको अपने परिवार के साथ भागना पड़ा इन द नियर बाई विलेज, साथ के विलेज में, नेबरिंग विलेज में। बट अगेन ही वॉज रिफ्यूज टू हैव शेल्टर देयर। उसको वहाँ पर भी शेल्टर देने से मना कर दिया गया क्योंकि वो लोगों का शोषण करता था, बुनकरों का शोषण करता था, उनको एक्सप्लॉइट करता था। तो ही वॉज नॉट गिवन शेल्टर देयर। अल्टीमेटली व्हाट ही डिड, ही टुक द हेल्प ऑफ आर्मी। उसने सेना की मदद ली। एंड ही रिटर्न बैक इन 24 आवर्स। एंड व्हाट हैपन फर्दर, 11 वीवर्स वर शॉट। और आर्मी में और वीवर्स में जो था एक फाइट हुई जिसमें आर्मी के पास वेपन्स थे और उन्होंने 11 बुनकरों को की हत्या कर दी। सो दिस इज द टॉपिक वी हैव डन टुडे एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक। एंड I have prepared an assignment on this topic. Let me show it to you. This is the assignment I have prepared on this topic. You have to read the textbook and solve this assignment on the basis of the what we have studied today, discussed today.
थैंक यू, सी यू अगेन।